तो गुडविल इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 110 ऑफ रिटायरमेंट में गुडविल राइट ऑफ करने का स्टेप नहीं है आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में नीचे जाना है और कहीं ना कहीं आपकी 7 में से किसी ना किसी एडजस्टमेंट के अंदर फॉर्म की गुडविल दी हुई होगी। पॉइंट नंबर 5 में जो गुडविल दी है वो 30,000 है। ये जो 30,000 है आप ये बता सकते हैं कि XYZ तीनों की गुडविल है, मतलब ये पूरी फॉर्म की, मतलब दिस द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल और एक्स इसमें रिटायरिंग पार्टनर है, या ये 30,000 सिर्फ एक्स की गुडविल है, ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो रिटायरमेंट में सबसे पहले हम जो पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है एक्स शेयर ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर ले लेते हैं। तो हमारी जो टोटल गुडविल है वो कितनी है, 30,000 है। इसके लिए आपको ओल्ड रेशियो पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। इसमें एक्स का जो शेयर है वो कितना होगा, 3/6, यानी उसका गुडविल का शेयर आ गया कितने रुपए का, 15,000 का। इसकी जो एडजस्टमेंट है गुडविल की रिटायरमेंट के चैप्टर में, वो चेंज इन रेशियो की तरह ही है। चेंज इन रेशियो में क्या करते थे हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सेम यहाँ पर, बस सैक्रिफाइसिंग की जगह आपको क्या नाम लिखना है, रिटायरिंग पार्टनर। यानी यहाँ जो जर्नल एंट्री बनेगी दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट रिटायरिंग, और डेथ में वर्ड लग जाता है डिसीज, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, जो गुडविल की मेन एंट्री है, और इस एंट्री को गेनिंग रेशियो में पास किया जाता है। जब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन होती है। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3 ऑप्शन थी ना, ऐसे इसमें भी 3 ऑप्शन आपके पास होंगी। क्या क्या 3 ऑप्शन होंगी, पहले आपको देखना होगा कि गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में पहले से गिवन तो नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पहले से गिवन है फिर तो एफर्ट ही नहीं करना, या फिर आपको सेकंड ऑप्शन लेनी होगी, न्यू रेशियो गिवन होगी, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करके क्या निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो। और थर्ड नंबर पे अगर ये दोनों केस फेल हो रहे हो तो ओल्ड रेशियो ही पार्टनर की क्या होगी, गेनिंग रेशियो। थोड़ा रिकॉल कराते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर XYZ पार्टनर है 3:2:1 की रेशियो में, और किसकी रिटायरमेंट हुई है यहाँ पर, एक्स की। तो एक्स के शेयर को उड़ा दीजिएगा, तो ये जो ए एक्स और एक्स के बाद जो वाई और जेड की आपस की रेशियो है, यही इनकी क्या होगी, गेनिंग रेशियो होगी। और अब इस क्वेश्चन को इस एंट्री के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अब यहां पर गेनिंग रेशियो ढूंढिए कि कौन सा केस लग रहा है, क्वेश्चन एंड तक पढ़िएगा ध्यान से। क्या कहीं पर न्यू रेशियो गिवन है, YZ ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो बताइए कौन सा फर्स्ट केस लगाऊं गेनिंग का, सेकंड या थर्ड। इस वाले केस से हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करनी है अब आपको। यहां पर x, यहां पर आपको y और z के लिए गेनिंग रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो हो गई 3/5 एंड 2/5, और ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की क्या थी, इन दोनों पार्टनर की लीजिएगा, एक्स की मत ले लेना, जल्दबाजी में हम एक्स की रेशियो लगा देते वाई के आगे, 2/6 और 1/6। एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 6 3 18, 6 5 5 2 10, 8/30, 30 एलसीएम, 5 6 6 2 12, 6 5 7/30, 8:7 इस क्वेश्चन की गेनिंग रेशियो आ गई आपकी।
अब एंट्री को उठाइए, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कीजिए। रिटायरिंग पार्टनर के बाद कौन बचे थे, वाई और जेड, ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। तो आपकी एंट्री बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्स के नाम के आगे एक्स का गुडविल का शेयर लगा दीजिए और वाई के आगे इस 15,000 को 8:7 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ये अमाउंट आ जाएगा 8,000 और इसका अमाउंट आ जाएगा 7,000। इसकी नरेशन आसान वाली आप लिख दीजिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ऑन एक्स रिटायरमेंट, और या रिटायरमेंट ऑफ एक्स। तो ये आपकी गुडविल की एंट्री आ गई। रिटायरमेंट में गुडविल की दो ही मेन एंट्री होती है, एक राइट ऑफ करने की, वो राइट ऑफ का पॉइंट है नहीं। एक मेन एंट्री होती है गुडविल की गेनिंग टू रिटायरिंग और डेथ में डिसीज पार्टनर, यहां गुडविल की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है रिटायरमेंट की। सेकंड टॉपिक इसका था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। अब बैलेंस शीट में फाइंड कीजिए कि क्या आपको क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती का मैं आपको एरिया बता दूं, नोट भी आप लिख लीजिए इसके बारे में। आपके क्वेश्चन में अगर इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, जैसे यहाँ गिवन है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, ये लायबिलिटी टुवर्ड्स इंप्लॉइज होती है। यानी इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा इंप्लॉइज के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाला गया पैसा है, जो हम उनको रिटायरमेंट के टाइम पर वापस करते हैं। यानी जब कोई पर्सन, देखिए इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड से डिस्टिंग्विश कर लीजिए, बस वही गलती होती है। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो फॉर्म बनाती है वर्कर को यदि कंपनसेशन देनी पड़े तो, जब उसको कोई इंजरी हो जाए या वो फॉर्म पे कोई क्लेम डाल दे तो फॉर्म को वर्कमैन कंपनसेशन देनी होती, तब वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है लिखा। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, यहाँ इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड है। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, अगर आप किसकी मीनिंग समझ जाए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की मीनिंग को हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर कर लें तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है सुन लीजिए। फर्म के जो इंप्लॉइज हैं उन इंप्लॉइज के नाम पर एक अकाउंट खोला जाता है गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में, पीएफ डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, ईपीएफ ही कहते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ नाम होता है इसका पूरा। ईपीएफओ इज द गवर्नमेंट ऑफिस जहां पर आपको अपने एम्प्लॉय की नौकरी, जब आप किसी भी, ये फॉर्म XYZ की, जब इन्होंने अपने यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को हायर करा होगा तो ये रूल कहता है कि आपको उस एम्प्लॉय के नाम का ईपीएफओ में जाकर के अकाउंट खोलना है, और उसके अकाउंट का नाम प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा। एम्प्लॉय के लिए खुलेगा, ये खोलेंगे पार्टनर्स यानी फर्म एम्प्लॉय के लिए, और इस अकाउंट में पैसे जमा किए जाएंगे, और जब एम्प्लॉय यहाँ से रिटायर हो गए इनके यहाँ से, तब ये पैसे ईपीएफओ के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिससे हम एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी पे करते हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली अ लायबिलिटी, प्रॉफिट नहीं है। तो इसको पार्टनर में अक्सर बच्चे बांटते, प्लीज किसी भी चैप्टर में इसको बांटना नहीं है, इसको लायबिलिटी इधर ट्रीट करेंगे। जैसे आप क्रेडिटर आर टू बी पेड मोर, क्रेडिटर आर टू बी पेड लेस, नॉर्मल लायबिलिटी की तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे इसको अगर इसमें चेंज आएगा तो इसको नहीं बांटना। अब लायबिलिटी साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है। क्या एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है? P&L के नाम से पेयर हो रहे हैं कितने, 12,000। अब आप बताएंगे यहाँ पर ओल्ड फॉर्म XYZ की है या Y और Z की है? रिटायरमेंट है ना, तो ओल्ड फॉर्म में कौन पार्टनर थे? तो ये P&L का जो बैलेंस गिवन है ना, ये तीनों के बीच में बटेगा। ये प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस है। लॉस कैपिटल को घटाते हैं बढ़ाते हैं? घटाने पे कैपिटल डेबिट होती है क्रेडिट होती है?
डेबिट होती है। तो यहाँ पार्टनर को आपने डेबिट करना है क्योंकि लॉस बांटने से उनकी कैपिटल डेबिट हो रही है। और जो लॉस अकाउंट है वो पहले डेबिट रहा होगा, जब वो पार्टनर्स में बांट कर राइट ऑफ कर दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कितना P&L है लॉस? ओल्ड रेशियो क्या है? 6,000, 4,000 और 2,000। ये लॉस आपने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ दो टॉपिक आपके खत्म हो गए, एक गुडविल का टॉपिक खत्म हो गया और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। अब बचा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे ना बेटा, उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद जितने टॉपिक की एंट्री आएंगी, जैसे गुडविल की एंट्री कल बताया था पोस्ट करेंगे, सेम रिटायरमेंट में यही करना है। एडमिशन में एडमिशन वाली एंट्री पोस्ट करनी होती है उस चैप्टर में जो करी होती है। इसमें आपने जो एंट्री रिटायरमेंट पे करी है गुडविल की, उसको पोस्ट करेंगे। तो गुडविल की एंट्री पोस्ट हो जाएगी इस अकाउंट के अंदर, ये लॉस पोस्ट हो जाएगा इस अकाउंट के अंदर, और रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पोस्ट हो जाएगा। और कैपिटल रीएडजस्टमेंट का क्वेश्चन मैंने पिक करा है, तो रीएडजस्टमेंट करने के लिए हम अपने कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट को यूज कर लेंगे। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें रीवैल्यूएशन के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट आइटम है, थोड़ी डिफरेंट आइटम है, थोड़ा सा फुल्ली इसको समझेंगे। एक दो तो आसान है शुरू वाली। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%। स्टॉक को 40% से डेप्रिशिएट करना है। हमें लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में जाकर के स्टॉक अकाउंट लिखेंगे 40% की वैल्यू का। स्टॉक आपके पास कितना वर्थ का है? 40,000। 40,000 का 40% रिड्यूस करना है तो 16,000 आ जाएगा। प्लीज बैलेंस शीट में चेंजेस खुद कर लीजिए। स्टॉक में जाकर के बैलेंस शीट में 40,000 में से 16,000 माइनस कर दीजिए और बाहर कितना अमाउंट डाल दीजिए? 24,000 रुपए का अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मटेरियल रियलाइज 1,000। इसकी हिंदी अर्थ सुन लीजिए। रियलाइज का मतलब होता है पैसा प्राप्त होना। अब हम सुनेंगे, वो कह रहा है हमने पुरानी रद्दी बेच दी, ओल्ड मटेरियल बेच दिया, जिसको बेच करके हमें कितने रुपए मिल गए? 1,000 रुपए मिल गए। बात को सुनेंगे ध्यान से। यूजुअली हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या 90, अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे, 10 क्या 50 क्वेश्चन करोगे, 50 में से एक या दो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है, जो ये कहती है कि क्या रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बैंक या कैश अकाउंट की एंट्री आती है। तो वो ये बोल रहा है कि बैंक और कैश की एंट्री भी रिवैल्यूएशन में आती है यदि हमारे बैंक या कैश में किसी एसेट को बेच करके पैसे प्राप्त हो रहे हो या कोई मिसलेनियस इनकम आ रही हो। तो यहाँ आपके पास मिसलेनियस इनकम आ रही है कितने रुपए की? 1,000 रुपए की। रियलाइज मतलब पैसे बैंक में आए। अब ये जो कबाड़ा था, ये कबाड़ा जब आपने बेचा तो फर्म के लिए गेन है, और रियलाइज मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बाय बैंक के नाम से यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ ओल्ड, क्या है वर्ड? सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स। कितने रुपए के बेचे हमने? ये 1,000 रुपए के बेच दिए, तो इसको 1,000 को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब आप बोलो सर बैलेंस शीट में क्या करेंगे? तो बैलेंस शीट में करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि बैंक अकाउंट बनाना होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, अगर आपको रिवाइज बैलेंस निकालना है। तो जब मैं बैंक अकाउंट बनवाऊंगा आपसे बैलेंस शीट पर्पस के लिए, तब इसको वहां ऐड कर देंगे हम लोग, यानी इसकी पोस्टिंग में बैंक अकाउंट में डालूंगा। अभी इसको बैलेंस शीट में मत लीजिए। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज टू 17% ऑन डेटर्स। वो कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 17% बनाइए डेटर्स का। डेटर्स कितने के ऊपर? 1,00,000 रुपए के डेटर है, 17% प्रोविजन बनाएंगे तो 1,00,000 का 17% कितना आएगा? 17,000। पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है? 10,000 का पहले बना हुआ है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है यहाँ पर 17,000 तक। पहले कितना था? 10,000 पहले बना हुआ है, 17 टोटल चाहिए, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 7,000 है। बैलेंस शीट में जाकर के डेटर्स की वैल्यू लिख दीजिए। डेटर्स कितनी वर्थ के अंदर? 1,00,000 रुपए के।
उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 17,000 माइनस कर दीजिए, बाहर अमाउंट आ जाएगा कितना, 83,000 का। तो यहाँ आपके डेटर्स की वैल्यू बाहर आ जाएगी 83। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%। मशीन को भी स्टॉक कितने डेप्रिशिएट करना है 40% से। 80,000 का 40% कितना आ जाएगा, 32,000 रुपए। तो यहाँ डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे यहाँ टू मशीनरी अकाउंट 32,000, और मशीनरी 80,000 की है, उसको बैलेंस शीट में 32,000 से कम कर दीजिए, 48,000 की मशीन की वैल्यू बाहर आ जाएगी। आगे लिखा है बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है। 2 लाख की बिल्डिंग है, 40,000 से अप्रिशिएट करना है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000, और बैलेंस शीट में जाकर के बिल्डिंग की वैल्यू कर देंगे 2,40,000। आगे नेक्स्ट अमाउंट है, ये नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गई। वो कह रहा है पार्टनर पेड 10,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड ऑफ हार्ट अटैक। वर्ड आ गया पेड, पेड मतलब पैसे दे दिए गए हैं। अब यह आपका ऐसी पेमेंट है जो आपको पहले पता नहीं थी और आपको पे करनी पड़ गई, तो क्लेम पेड टू एम्प्लॉइज फैमिली। ये 10,000 का क्लेम आपको फैमिली मेंबर को उसके पे करना पड़ा, ये आपका लॉस है, इसको डेबिट में डाल दीजिए। इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो यहां से टोटल ज्यादा आएगा, 32, 42, 52, 56 और 7 63,000। 63,000 के अंदर में से 41,000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 63 में से 40, 23 और एक 22,000 रुपए आपका इसमें लॉस आ जाएगा। 65 आ रहा है, 16, 7, 23, हाँ 23 और 53, 55, 65, 65,000 रुपए टोटल आ रहा है। 65,000 टोटल है, 65 में से माइनस करेंगे 41,000 तो 24,000 का लॉस आएगा इसमें। तो आप लिख देंगे यहाँ बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, यहां से आप लॉस डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2:1 है। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000, और टोटल लॉस की वैल्यू हो जाएगी 24,000। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री हम लोग कब पास करेंगे, रीवैल्यूएशन की एंट्री बाद में पास करेंगे जब हम अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। और किसकी एंट्री कल बाद में पास करी थी, रिकॉल कीजिए, जो कैपिटल रीएडजस्टमेंट में डेफिशिएंसी और सरप्लस कैपिटल उसकी एंट्री बाद में पास करी थी। सेम इसमें भी एंट्री बाकी बची हुई हम एंड में पास करेंगे, अभी नहीं करते, ठीक है। अब पोस्टिंग शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। सबसे पहले याद होगा कल मैंने आपको हेडिंग भी डाली थी, वही सेम हेडिंग फॉलो करनी जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिख दीजिए 152, 148, 84, 1,52,000, 1,48,084। पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। कैपिटल के बैलेंसेस के बाद जिस ऑर्डर में आंसर सॉल्व करो उसी ऑर्डर में पोस्टिंग कर दीजिए। इस एंट्री का कॉन्ट्रा इफेक्ट है, कॉन्ट्रा इफेक्ट मतलब इन दोनों की डेबिट में एंट्री आएगी और एक्स की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो वाई का डेबिट है कितने रुपए का, 8,000 का। जेड का डेबिट कितना है, 7,000 का। किसके नाम से, 2x कैपिटल अकाउंट के नाम से। और एक्स क्रेडिट है 8,000 और 7,000। बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल अकाउंट।
ये नहीं बताएंगे। तो यहां पर y और z को आपने क्रेडिट कर दिया 8 और क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आंसर हो। चलो बाय y और बाय z कैपिटल अकाउंट आपका एक एक्स पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ये पोस्टिंग किसकी हो गई? ये आपकी गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग हो गई। एक टॉपिक की एंट्री यहां करी थी, उस एंट्री की पोस्टिंग हो गई। तो एक एंट्री दो जो मतलब दो स्टेप पूरे हो गए। एंट्री में भी जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई और उसकी लेजर पोस्टिंग भी हो गई। अब लॉस की एंट्री रिकॉर्ड हो रखी है, उसकी पोस्टिंग करनी रह गई है। अब एक्स वाई जेड को डेबिट कर दीजिए किसके नाम से? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। या लॉस आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000 P&L डेबिट के नाम से। अब दो स्टेप की पोस्टिंग हो गई। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका? रीवैल्यूएशन का आंसर जो लॉस में आया था। या प्लीज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख करके ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे। ये आ जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000। जब ये तीन पोस्टिंग हो जाएं, फिर दोबारा मैं कल वाला टॉपिक अब एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई पार्टनर फर्म से एसेट लेता तो उसको एसेट के नाम से यहां लिखते। अगर कोई पार्टनर फर्म की क्या पे करता तो उसको बाय साइड में लिखते। अब आप क्वेश्चन में पहले ना एडजस्टमेंट को अब हम पढ़ते हैं एक बारी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री जो थी वो रीवैल्यूएशन की थी। फिफ्थ एडजस्टमेंट गुडविल की थी। सिक्स में न्यू रेशियो दी हुई थी। इसका मतलब अब और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं जहां पर ये बताया हो किसी पार्टनर ने क्या ली है, एसेट लिया है, क्या पे करी है, लायबिलिटी। इसमें कोई अब मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो अब आप आंसर निकाल लीजिए बस इनके कैपिटल का। ये आंसर हो जाएगा 152, 162, 160, 7,000, 1,48 और 84,000। 1,67,000, 1,48,000 एंड 84,000। यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे आप यहां पर एडजस्टेड कैपिटल। और यहां करके एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा आप बच्चों को। सुनेंगे एक बारी मयंक, ध्यान से देखो। यहां जब ये कैपिटल रीएडजस्टमेंट चलती है यहां पर, सॉरी, जब हम अपना आंसर निकालते हैं तो एडमिशन के चैप्टर में इसलिए दिक्कत नहीं होती कि वहां पर तीनों पार्टनर का आंसर कैरिड डाउन के आगे लिखा जा सकता है। लेकिन रिटायरमेंट या डेथ के चैप्टर में, या अभी हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर है एक्स है, जब कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाता है तो उसका जितना भी फॉर्म में बैलेंस निकलता है किस अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का जो उसका बैलेंस निकलता है। आप सुन लो फिर ना मेरी बात को यार। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकलता है वो ये कहता है कि मेरी जितना भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है मुझे पे कर दिया जाए। अब फॉर्म उसको कहती है, या फॉर्म के पास ऑप्शन होती है कि फॉर्म ये कहती है कि मैं रिटायरिंग पार्टनर का पैसा पे करने की कैपेसिटी में हूं या नहीं हूं। अगर फॉर्म के पास पैसे होंगे तो लिखा आ जाएगा एक्स वॉज पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नहीं होगा तो लिखा आ जाएगा अमाउंट ड्यू टू एक्स ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि उसके ड्यू अमाउंट को कहां डाल रहे हैं? उसके लोन अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ के ये देखते हैं कि इसमें क्या उसने कहा है। सेवंथ एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। y and z would introduce sufficient capital to pay off x। YZ ने डिसाइड करा कि भाई तू और मैं सफिशिएंट कैपिटल ले आएंगे किसको पे करने के लिए? एक्स को पे करने के लिए। इसका मतलब यहां से बात क्लियर हो गई कि Y और Z ने डिसीजन ले लिया होगा कि हम एक्स को यहां से उसका अमाउंट लोन में नहीं डालेंगे, पे कर देंगे। कहां लिखा है? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है Y and Z would introduce sufficient capital to pay off X।
तो एक्स को पे करेंगे। अब मेरी बात को सुनिए, आपके पास चॉइस होती है, अगर आप कहो सर एक्स का अमाउंट यहीं से पे कर दो, कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट पार्ट से, तो मैं यहां से पे कर सकता हूं। आप कहो नहीं सर नीचे वाले पार्ट में पे कर देना, मैं नीचे वाले पार्ट में ही पे कर सकता हूं, दोनों आंसर सही माने जाते हैं। दोबारा बोलूं, कन्वीनियंस के लिए क्या बेटर रहता है कि फर्स्ट पार्ट में एक्स को पे कर दीजिए, लोन में डाल दीजिए, ताकि नीचे केवल एडजस्टमेंट किसके बीच में दिखे हमें अलग से, वाई और जेड की कैपिटल एडजस्टमेंट हमें दिख सके। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैरेट डाउन इसलिए पहले नहीं लिखेंगे, हम यहां पर पहले क्या लिखेंगे, एक्स की पेमेंट निकाल लेते, कितनी बनती है 167 माइनस 18, 1,49,000 रुपीज एक्स के बनते हैं। अब थ्योरी में भी कई बारी या किसी न किसी एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, सुन लीजिएगा क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है एक्स वॉज रिटायर्ड, लिखा होगा एक्स वाई जेड पार्टनर, एक्स रिटायर हो गया, आगे लिखा होता है एक्स शेयर, सुनना प्लीज, एक्स शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 12,000, his share in firm goodwill was 15,000, his capital was 1,52,000, and his share in accumulated loss was amounted to 6,000. The final amount payable to X on retirement was 1,49,000. State the amount of X share of goodwill. X के गुडविल के शेयर का अमाउंट बताइए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को बैलेंस दे रहा है वो आपको, कैपिटल का अमाउंट ले लेना, रीवैल्यूएशन का लॉस और एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर माइनस कर देना उसमें से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दोबारा बोलूं क्वेश्चन में वो कह रहा है, मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें लिखा आएगा एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, on the date of the retirement his capital was 1,52,000, his share in loss on revaluation was 6,000, and his share or 12,000, and his share of accumulated loss was 6,000. The final amount payable to X on retirement was 1,49,000. State the amount of X share of goodwill. क्या करेंगे यार, 152 में से कितना माइनस कर देंगे, 152 में से माइनस कर देंगे 6 और 12, 18 माइनस करेंगे, 152 में से 18 जाएगा, कितना रह जाएगा 134 रह जाएगा। वो कह रहा है 134 देना चाहिए अब तो इसको हमें, पर फाइनल पेमेंट कितनी कर रहे हैं 149 की, तो 15,000 किसके एक्स्ट्रा दे रहे होंगे आप, दैट एक्स शेयर ऑफ गुडविल के, तो एक्स को 15,000 गुडविल को मार्क कर देना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू में। और ऐसा भी आता है कि एक्स शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू ₹15,000 which was contributed by X and Z in their gaining ratio of 8:7. State the amount to be paid to X on retirement. X को रिटायरमेंट में कितना पैसा देंगे, तो क्या करना पड़ता है रिटायरमेंट में पैसा देने के लिए, क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा है, एक्स की कैपिटल क्या ऐड करेंगे उसमें, गुडविल का शेयर माइनस डेबिट ऑफ लॉस एंड डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, 149 आएगा, 149 में टिक कर देना, दिस द अमाउंट पेबल टू एक्स ऑन रिटायरमेंट। यानी इसी के बीच से वो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बना देगी न्यूमेरिकली। दोबारा बोलूं यहां देखें एक बारी, अगर आपको मैं क्वेश्चन में जेड का रीवैल्यूएशन का लॉस का शेयर दे दूं और टोटल लॉस देने 24,000, और वो क्वेश्चन में बोले स्टेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एक्स एंड वाई का लॉस का शेयर बताना है, तो कैसे बताएंगे, लॉस नहीं पता आपको, क्या करेंगे, फुल वैल्यू निकालेंगे यार, जेड का लॉस का शेयर कितना है
बोल लो कुछ यार, बोल लो, इतने में तो मैं 20 क्वेश्चन करा देता हूं। 4,000 रुपए एक्स जेड का लॉस का शेयर है, कितने शेयर है उसका यहां पर? इसका रेसिप्रोकल कर दो 6/1, कितना हो जाएगा? अब 24,000 टोटल लॉस आ जाएगा। अब 24,000 का शेयर इन दोनों का निकाल दो। 3/6, 2/6 एंड 1/6, तो 4,000 आ गया था। 8,000 आ जाएगा और 12 और 8 के ऊपर टिक लगा देना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक का लॉस का शेयर दो, बाकी दो का बताने को कहा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें चालाकी होती है। सिर्फ उस समय अगर हम लोग स्टेट कर देना कि जब लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे हैं तभी बता देना कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी के बीच में बनते हैं, तो काफी सारे आंसर और हिंट तो हमें वैसे भी दिमाग चलना शुरू हो जाता है क्वेश्चन को देख करके। 114 इन्होंने पे करने हैं। एक बार आप मुझे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देख करके बताइए कि वहां पर कैश का अमाउंट है या बैंक का अमाउंट है? कैश एट बैंक है ना, तो आप सारी ट्रांजेक्शन पैसों की किस में दिखाओ? बैंक से। टू बैंक, यहां लिख दीजिए अमाउंट पेड टू सी ऑन रिटायरमेंट। अब इसके बाद आप यहां लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्या निकालो यहां पर? एडजस्टेड कैपिटल। किसकी आंसर निकालेंगे अब? वाई और जेड का। 8 8 16 4 20, इसका आंसर बच रहा है यहां पर 1,28,000। 7 2 9 और 4 13, 84 माइनस 13, इसका आंसर आ रहा है 71,000। तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई 1,28,000, इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 71। अगर क्वेश्चन विदाउट रीएडजस्टमेंट का आता तो आप आंसर यहां पर छोड़ देते, लेकिन कैपिटल रीएडजस्टमेंट है या नहीं है क्वेश्चन की, अगेन मैंने कहा एडजस्टेड वर्ड क्वेश्चन में जरूर आना चाहिए, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो चाहे एडमिशन का। देखिए कहीं एडजस्टेड वर्ड आ रहा है? इन सच्चा मैनर करके आ रहा होगा लास्ट में कुछ, इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल वुड बी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शन मतलब रीएडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, यानी कि कैपिटल को उनकी न्यू रेशियो में डालना है, और जब कैपिटल को न्यू रेशियो में डालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कैपिटल रीएडजस्टमेंट कहते हैं। आप नई कैपिटल निकालकर न्यू रेशियो में बांटते हो, उसी को तो रीएडजस्टमेंट कहते हैं। तो इस बार इसने एडजस्टेड वर्ड यूज नहीं करा, वो कह रहा है पार्टनर की कैपिटल, नए न्यू फॉर्म की कैपिटल निकाल करके उनकी न्यू रेशियो में बांट दीजिए, यानी कैपिटल की जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में डाल दो। तो कैपिटल न्यू रेशियो में बांटने का मतलब ही क्या होता है? रीएडजस्ट करना पड़ेगा। अब रीएडजस्टमेंट करने का एक ही तरीका है और एक ही उसमें चाहिए होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो हमारे पास क्या अवेलेबल होते हैं? कैपिटल के कौन से बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं? एडजस्टेड कैपिटल अवेलेबल है, इसको तो छोड़ दीजिए, जेड को, एक्स को। इसका एडजस्टेड कैपिटल 128, इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 78। आप लोग 11th वाले बच्चे ध्यान से भी, मैं नहीं लूंगा अभी ना थ्योरी लिखे पेपर, आप आराम से पेपर पूरा करके जाओ, कोई आफत नहीं है। आप पढ़ाई कर लो यार, इतनी हरकतें मारने की जब अपना पढ़ाई, इतना दिमाग जितनी खोपड़ी शैतानी में लग रही है इतनी पढ़ाई में लग जाए तो कहां से कहां पहुंच जाओगे तुम। आपने जितना पढ़ा है ना नॉर्मल पढ़ा है, बिल्कुल नॉर्मल वाले क्वेश्चन दिए थ्योरी में मैंने आपको, अब सोचो आराम से, आपको सारे आंसर धीरे धीरे पता लग जाएंगे। अब यहां पर कौन सी कैपिटल आ गई एडजस्टेड? जब भी कैपिटल रीएडजस्टमेंट आएगी, अब प्लीज चाहे कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जब भी कैपिटल रीएडजस्टमेंट वर्ड मिले आपको तो उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, और एक रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन न्यू रेशियो। नई फर्म की कैपिटल किस में बांट दी जाती है? न्यू रेशियो में, और उनको यहां लिखा जाता है जो पार्टनर बच गए हैं। अब आपको वाई और जेड की क्या चाहिए? नई फर्म कौन बनाएंगे? यहां पर देखिए मैंने लिखा था एक्स वाई जेड ओल्ड है, एक्स चला गया, नई फर्म कौन बना रहे हैं? तो वाई और जेड की नई फर्म है, तो वाई और जेड की नई फर्म बन रही है यहां पर, तो इनकी कैपिटल चाहिए। एडमिशन में क्या होता था? जो पार्टनर एडमिट होता था उसकी कैपिटल को लेकर उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लेते थे। रिटायरमेंट में दो ऑप्शन है,
या तो मैं क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता ऑन एक्स रिटायरमेंट, सुनो यहां देखो यार, ऑन एक्स रिटायरमेंट कैपिटल ऑफ द फर्म वाज फिक्स्ड एट 5 लाख और कैपिटल ऑफ द फर्म वाज फिक्स्ड एट 2 लाख। या लिखा होता कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। तो तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी है? 3,84,000, 384 है। तो उसके लिए क्वेश्चन में लाइन लिखा आता कि नई फर्म विल हैव द सेम कैपिटल एज बिफोर द रिटायरमेंट, तो 384 को नई कैपिटल मान लेते। कैपिटल हिंट आता है, लेकिन जब कैपिटल गिवन ना हो रिटायरमेंट में तो उस कैपिटल को आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है। अब वो कैपिटल कैसे निकालते हैं? बड़ी आसान सी बात है भाई, इन दोनों की कैपिटल को तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो वो कह रहा है इनकी नई कैपिटल निकाल लो। भाई या तो हमें दे दो क्वेश्चन के अंदर कितनी नई कैपिटल होगी, और नहीं दोगे तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि ये वाई और जेड बचे हुए दो पार्टनर चाहते हैं कि उन दोनों की कैपिटल को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, और उनकी दोनों की कंबाइंड कैपिटल को ही क्या मान लिया जाए? नई फर्म की कैपिटल मान लिया जाए। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, अगर नई कैपिटल नहीं दी होती तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ दिया जाता है, ऊपर से नहीं, एडजस्टमेंट वाली कैपिटल को। दोबारा बोलूं, तो अब मुझे नई फर्म की कैपिटल कंस्ट्रक्ट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको सुन लीजिए। अब आप लोग देखें यहाँ 12th वाले स्टूडेंट, अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनानी है। अब नई फर्म की कैपिटल बनाने का एक ही तरीका है, वर्ड पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, रट लो इस वर्ड को, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ दो। अब यहां से आप y और z की कंबाइंड कैपिटल को उठा के ले आइए। कितनी आई थी इसकी कैपिटल? 128 और 71। इनको ऐड कर दो आपस में आप। एक लाख 99,000 आ गई। नॉर्मली नॉर्मली इन्हीं दोनों की कैपिटल को क्या किया जाता है? ऐड करा जाता है। नई फर्म की कैपिटल यही होती है। इसी कैपिटल को हम लोग यहाँ पर y और z के बीच में बांटेंगे। पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उन्होंने बढ़ाई, एक्स्ट्रा दी है। नॉर्मली न्यू कैपिटल इन दोनों को जोड़कर आ जाती है, पर इस क्वेश्चन में क्यों नहीं आई? इसकी एडजस्टमेंट नंबर 7 में लिखा हुआ है। वो कह रहा है, जो पहले सुनना, y and z would introduce sufficient capital to pay off x। वो कह रहा है इसमें लिखा था कि जो पैसा किसको दिया गया है, जो पैसा किसको दिया गया है x को, वो कौन लेकर आए थे? y और z। इसका मतलब अमाउंट पेड टू x brought in by x, y and z एज एडिशनल कैपिटल। यानी जितना पैसा उन्होंने यहां इसको दिया है, वो क्वेश्चन में उन्होंने डिसाइड करा कि वो तू और मैं ले आएंगे। तो भाई कितनी पेमेंट करी थी इसको? 149। तो वो अमाउंट भी कौन लेकर के आए थे? y और z।
तो यहां पर जितना पैसा आपने किसको देना था रिटायरमेंट पर, एक्स को, वो भी कौन लेकर आए। ये क्वेश्चन में कंडीशन थी, ये क्वेश्चन उन्होंने कंडीशन प्लेस कर दी थी, इस कंडीशन की वजह से अमाउंट जोड़ना पड़ गया हमें, अदरवाइज नहीं जोड़ते ये। क्योंकि अगर मैं कहता एक्स का पैसा रिटायरमेंट का हम बाद में देंगे, तो आपने एक्स के आंसर को कहां ऐड नहीं करते। पक्का? क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है इसलिए ऐड कर रहे हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि नई फर्म की कैपिटल केवल इन दोनों की कैपिटल का समेशन ही होती है। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन थी, इस वजह से मैंने क्या करा है, उसकी कैपिटल को भी ऐड करा है। अब एक और कंडीशन उसने डाल दी क्वेश्चन में, पढ़ो क्या लिख दी। वो कह रहा है एंड 25,000 एज वर्किंग कैपिटल। वो कह रहा है इसके अलावा पार्टनर्स ने डिसाइड करा, वर्किंग कैपिटल मतलब न्यू बैंक बैलेंस, ये बहुत आसान वर्ड पड़ेगा आपको। वो कह रहे हैं कि डे टू डे खर्चे के लिए उनके पास नया बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, 25,000 भी होना चाहिए, यानी उनको 25,000 रुपए भी लेकर आने पड़ेंगे अपने पास। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, वो कंडीशन जोड़ रहा है तो हम जोड़ रहे हैं, हम उनकी कैपिटल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट उनको लाने को कहे गए हैं। अब ये टोटल करके बता दो चारों का कितना आएगा। थ्री लैख, ये आ गया 3,73,000 माइनस करेंगे ये तीन, मतलब अब उनको नई फर्म के अंदर टोटल अमाउंट कितना चाहिए, 373 कैपिटल का चाहिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए जो उनके पास अवेलेबल बैंक बैलेंस है, किसके पास, विद ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म के पास जितना पैसा पहले से पड़ा हुआ है वो, और इसमें अब माइनस कर दीजिए। कहां पड़ा है फर्म के पास पैसा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना रुपया पड़ा था, 22,000 रुपए पड़े थे पहले से। मैंने कहा था न्यूज़पेपर वाली बात ध्यान रखना, 1,000 रुपए न्यूज़पेपर बेच कर आए थे, 10,000 रुपए इंप्लॉय के हार्ट अटैक वाली फैमिली को दे दिए थे, तो फर्म की उस 22,000 में से कितने रुपए बचे थे, अब 22 और एक 23, 23 में से 10 पे कर दिए, 13,000 रुपए हमारे पास पहले के पड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब अब एक्स और वाई को अपनी कैपिटल कितनी लानी, कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 3,60,000 रुपए। दोबारा बोलूं, मेरे से पूछो आप, जो समझ नहीं आ रहा मैं बताऊंगा आपको। दोबारा बताऊं क्या करा है, दोबारा बताऊं क्या करा है, दोबारा बताऊं क्या करा है। अब ये नई फर्म की कैपिटल आ गई 3,60,000। अब अपने अकाउंट पे आ जाइए। अब क्या करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर, यहां पर नई फर्म की कैपिटल आ गई 3,60,000 और न्यू रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2। इसमें इसको बांट दीजिए। $1,44,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी और 2,16,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी। अब आप आंसर में देखो, अगर आपके आंसर में ये दोनों कैपिटल मैच कर रही है नए पार्टनर की, तो इसका आपने आंसर सही कर दिया है अपना अब तक का। कर रही है मैच, आंसर में गिवन है नई पार्टनर की वाई और जेड की सेम कैपिटल। ठीक है, यही तो दी है। अब कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके क्या बताया था, कंपेयर करके क्या पता लगाते हैं, किसकी कैपिटल सरप्लस और किसकी सेम एडमिशन की तरह। बस फर्क ही है, वहां पर कैपिटल निकालना आसान होता है, इसके सबसे हाईएस्ट लेवल के कैपिटल एडजस्टमेंट में थोड़ा सा काम बड़ा होता है। और यूजुअली रीएडजस्टमेंट में इसमें कैपिटल दी होती है आप लोगों को, नहीं दी होती तो केस वाइज जैसे इनको ऐड करके निकाल लेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट है तो उनको ऐड करके निकाल लेंगे।
ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का। अब इसकी कैपिटल 216 है नई फॉर्म के लिए, और अभी कितनी पड़ी है 128, तो इसको कितने रुपए लेकर आने पड़ेंगे 72 और 16 82, 88,000 रुपीज इसकी कैपिटल में क्या है, क्या लिखेंगे डेफिशिएंसी। इसकी 144 कैपिटल से इसकी 71 है, 29 और 44 73,000 इसकी डेफिशिएंसी है कैपिटल की। दोबारा बोलूं, अब बराबर बैठा दीजिए कॉलम्स को, 2,16,000 और 1,44,000, 2,16,000 और 1,44,000। ठीक है जी। अब आपको एक पॉइंट समझ लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इस पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत फायदा होगा। देखो आप लोग एक बार ध्यान से, प्रेरणा देखो, 1,49,000 रुपीज आपने किसको पे करे, एक्स को, और 25,000 आपको किसके लिए चाहिए थे, वर्किंग कैपिटल। यानी इनको अपनी कैपिटल के अलावा ये दो रकम लाने को कहा गया था, कितनी बनती है वो 174, इनको 170 वो लाने थे, पड़े कितने थे पहले से 13,000 तो इनकी फॉर्म के पास पहले से पड़े हुए हैं। अब कितने लाने रह गए थे 1,61,000, इतने पैसे लाने चाहिए इन दोनों को। अब इन दोनों को ऐड करके देखो जितना अमाउंट ये लेकर आ रहा है, ये कितना अमाउंट लेकर आ रहा है एक्स आंसर में 88, सॉरी वाई लेकर आ रहा है 88, और 73 कौन लेकर आ रहा है जेड, 0 0 0 8 3 11 8 7 15 16, देखो कितना बन गया 161। जितना पैसा उनको चाहिए था लाने के लिए उतना ही पैसा वो दोनों मिला करके ले आए। समझ आया ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया ये 161 क्या चक्कर है। अब अगर आप इसमें बैंक अकाउंट बनाओगे भी सही, तो आपका बैंक अकाउंट का आंसर पता है कितना आने वाला है 25,000, क्योंकि आपने अपने बैंक में कितने रुपए, आप कितने रुपए लेकर आए थे, जितने भी रुपए लेकर आए थे उसमें से आपने 149 तो किसको पे कर दिए होंगे, एक्स को। उसके बाद कितने बचे होंगे 25,000, तो आपका जो रिवाइज बैंक बैलेंस आएगा आंसर के अंदर वो कितना आएगा 25,000 आएगा। आप अभी यहां ब्लाइंडली कितने रुपए लिख सकते हो, एक 25,000, और अगर नहीं लिखना चाहते तो फिर समझ लो ऐसे है, पहले बैलेंस कितना पड़ा था हमारे पास 22,000, देखो यहां देखो 22,000 पड़े थे, 1,000 न्यूज़पेपर बेच कर आए, 10,000 हार्ट अटैक वाली फैमिली को दे दी एम्प्लॉय की। उसके बाद ये कितने रुपए लेकर आया 88, ये कितने रुपए लेकर आया 73, ये पैसे आ रहे जोड़ दो, और इसमें से 149 किसको दे दिया आपने रिटायरिंग पार्टनर को, तो इसमें से 149 माइनस कर दो, तो यू विल फाइंड कि आपका तब भी आंसर क्या आ रहा होगा 25,000 ही आ रहा होगा, क्योंकि आपने जितने पैसे आए थे उसमें 25,000 ही बचेंगे आपके पास कैश ब्रॉट इन में से। अब बाकी बैलेंस शीट के आइटम को प्लेस करना है आपको। क्वेश्चन के अंदर देखिए कौन कौन से आइटम बची हैं अब आपके पास। बिल्डिंग डाल दी हमने, मशीन डाल दी, स्टॉक डाल दिया, डेटर डाल दिया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुए थे स्टॉक भी डाल दिया, डेटर भी डाल दिए, कैश बैंक भी डाल दिया, P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो आएगा नहीं, यानी ये साइड तो पहले ही पूरी हो गई है। अब क्या डालनी रहेगी उधर से आइटम्स, बैलेंस शीट वाली क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन के क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का 51, ये एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड अमाउंट किसका है कि मैंने आपको क्या कहा था, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी है, या आपकी लायबिलिटी है, इसको एज इट इज आंसर में उतार देते हैं। अगर एक घटी या बड़ी होती तो रिवैल्यूएशन में डालते, अगर चेंज नहीं आया तो इसको ऐसे लिख देना, इसको बांट मत देना, मैं बार बार बोल रहा हूं इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में बांटना नहीं है। अब क्या लिखनी है इसके बाद, कैपिटल किसकी, एक्स वाई और नहीं, आई एम सॉरी, कौन पार्टनर बचे नहीं फॉर्म में, वाई और नई कैपिटल लिखिएगा प्लीज, 2,16,000 और 1,44, कितनी आई थी नई कैपिटल दोनों की मिलाकर, जो बांटी थी आपने 3,60,000,
360 और 51, 411, 4,20,000 यहां से टोटल है। आप पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो टोटल कितना आ रहा है। हाँ, तो 420 वहां से भी टोटल आ गया, 4,20,000 यहां से भी टोटल आ गया। ठीक है, अब एंट्री बना लेते हैं। 3 एंट्री बनाएंगे कैपिटल अकाउंट से। 3 एंट्री बनाएंगे कैपिटल अकाउंट से, कौन कौन सी? ये पैसा लेकर आ रहे हैं, क्या लिखेंगे इनके पैसा लाने के लिए? बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट डेफिशिएंसी ब्रॉट इन। क्या एंट्री हो जाएगी? बाय मतलब बैंक के आगे बाय लगे तो मतलब क्या होता है? बाय का डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 88 टू जेड कैपिटल अकाउंट 73। और एक एंट्री बनेगी 149 को पे करने की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 149। बोलो आप, ये बताइए मैंने कि ये दोनों पैसा लेकर आए हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 88 टू जेड कैपिटल 73। इन दोनों को मिलाकर बैंक के आगे लिख देंगे। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल 88 फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 73, या एक कंपाउंड कर दो। और यहाँ पे किसको करा है? एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 149, इसकी एंट्री आएगी। और रीवैल्यूएशन की एंट्रीज बची हुई क्योंकि एंट्रीज भी मांगी थी, तो कौन सी एंट्री हुई डेबिट साइड से? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट टू मशीन टू बैंक। पर बेटर होगा बैंक की एंट्री को अलग दिखाइए, यानी बेटर है कि इनको तो एक साथ कर दो आप। वैसे मतलब ग्रुपिंग करना बेहतर होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट एक जगह कर दो, एसेट्स वाली। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट एक जगह कर दो, रीवैल्यूएशन टू बैंक अकाउंट तीसरी एंट्री अलग बना लो। समझ आ गई बात? बेहतर होता है अलग अलग बनाना। और यहां से ये एंट्री लग रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 और लॉस की एंट्री एक्स वाई जेड टू रीवैल्यूएशन। ये एंट्री आपकी रीवैल्यूएशन की बनेगी। 3 नीचे से बैंक की बनेगी, बाकी मैंने थ्रू आउट द टॉपिक आपको कराई है एंट्रीज। ठीक है, किस तरह से रिटायरमेंट करना होता है। 1 करो 20 करो, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे आपके पास।